नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10 की जो सामाजिक की पुस्तक है हमारी, उसमें जो राजनीति विज्ञान वाला पार्ट है उसका जो पहला अध्याय है लोकतंत्र, उसको हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि लोकतंत्र होता क्या है, और अगर भारत में लोकतंत्र अपनाया गया तो लोकतंत्र ही क्यों अपनाया गया, इसके अलावा अन्य भी जो शासन की व्यवस्थाएं हैं उनको क्यों नहीं अपनाया गया। हम सबसे पहले देखते हैं कि लोकतंत्र जो है वो डेमोक्रेसी, जो अंग्रेजी का शब्द है, उससे मिलकर बना है। इन दोनों चित्रों से, इसके पहले वाली स्लाइड से और इस वाले चित्र से आपको पता चला होगा या कुछ समझ में आया होगा कि लोकतंत्र वास्तविक रूप से होता क्या है। देखिए, लोकतंत्र में इससे पहले वाली जो हमने स्लाइड देखी उसमें कई सारे लोग हैं, उन सबके हाथ जो हैं वो एक साथ हैं। मतलब सभी व्यक्तियों के हाथ से या उनके जो चयन से किसी एक व्यक्ति को शासन के लिए चुना जाता है लोकतंत्र के अंदर, और जनता के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, इसको हम सबसे पहले शाब्दिक अर्थ से और फिर इसके विस्तार के अंदर इसको देखेंगे, और फिर अन्य जो इसके साथ की जो विचारधाराएं हैं शासन की, उन पद्धतियों का भी हम क्या है अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकतंत्र अर्थ है इसके विभिन्न प्रकार। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोकतंत्र जो है अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी शब्द से बना है। इसका हिंदी अनुवाद है, अंग्रेजी भाषा का जो डेमोक्रेसी शब्द है इसका हिंदी अनुवाद क्या है? लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र को अन्य किन नाम से जाना जाता है? जनतंत्र अथवा प्रजातंत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसे? लोकतंत्र। ठीक है, लोक का मतलब भी आम नागरिक हो गया, जनता का मतलब जन से जनता है, और प्रजा से मतलब भी जनता से या सभी लोगों से इसका जो है संबंध है। डेमोक्रेसी जो शब्द है ये तो हमने पढ़ा कि जो लोकतंत्र है वो अंग्रेजी भाषा की डेमोक्रेसी से बना है, लेकिन डेमोक्रेसी किस भाषा से बना है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है उसको हम देखते हैं। तो डेमोक्रेसी जो शब्द है ग्रीक या यूनानी, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि डेमोक्रेसी जो शब्द है वो कौन सी या जो कौन सी भाषा का है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी तो अंग्रेजी भाषा का है, लेकिन ये जो दो शब्दों से मिलकर बना है वो कौन कौन सी भाषा के हैं, तो हमें उनको ध्यान देना पड़ेगा। तो डेमोक्रेसी जो शब्द है ग्रीक या यूनानी भाषा के जो दो शब्द हैं, कौन से? पहला तो है डेमोस, ठीक है, और दूसरा क्या है? क्रेटिया। इन दोनों से मिलकर बनाया। क्या बनाया इन दोनों से? डेमोस और क्रेटिया से मिलकर डेमोक्रेसी शब्द बना है। अब इसमें डेमोस जो शब्द है इसका मतलब क्या है? भीड़। ठीक है, जिसे जनता, सामान्य वर्तमान समय के अंदर या आधुनिक समय के अंदर जो है इसको भीड़ को जनता से लेते हैं। भीड़ जो है थोड़ा सा नकारात्मकता का प्रदर्शन करता है। तथा जो क्रेटिया है तो उसका मतलब क्या होता है? शक्ति, जिसे वर्तमान में आधुनिक काल में किसी संबंध लेते हैं हम? शासन से संबंधित करते हैं। इसका जो शासन है वो इसका अर्थ लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि डेमोक्रेसी का अर्थ क्या हुआ? इन शब्दों के आधार पर, डेमोस और क्रेटिया के आधार पर जनता की शक्ति, और आधुनिक समय में इससे पहले का लेंगे हम तो भीड़ की शक्ति। ठीक है, अब इसका वर्तमान समय के अंदर क्या अर्थ हो गया शक्ति का और जनता का? क्यों हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, हमें क्यों आवश्यकता पड़ी जनता की शक्ति की? तो इसको देखिए, डेमोक्रेसी का जो अर्थ है वो क्या हुआ? जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र। अब साहब प्रश्न यहाँ उठता है कि चलो ठीक है, जनता की शक्ति के ऊपर आधारित जो शासन तंत्र है उसको तो हमने क्या कह दिया? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र कह दिया, लेकिन जो अन्य शासन तंत्र है उन्हें क्या कहेंगे या इसके अन्य प्रकार कौन कौन से हैं, एक बार हम उनको देख लेते हैं थोड़ा सा। यहां देखिए आप, ये होता है शासन। किसी भी देश है उसका संचालन करना है, किस प्रकार की वहां पर व्यवस्थाएं रहेगी, कौन लोग वहां पर निवास करेंगे, या किस विधान के माध्यम से, किन कानूनों के माध्यम से जो है वहां का शासन संचालन होगा, और कौन सी प्रणाली जो है वहां पर अपनाई जाएगी। तो जो शासन होता है ये तीन प्रकार का होता है, यूं समझिए आप। एक तो होता है इसमें राजतंत्र, और इस राजतंत्र को हम कहते हैं अधिनायक तंत्र। ठीक है, दूसरा होता है कुलीन तंत्र, और इस कुलीन तंत्र को कह देते हैं हम वरिष्ठों का जो होते हैं वरिष्ठों का शासन। और तीसरा होता है लोकतंत्र, और ये लोकतंत्र जो होता है इसको हम कहते हैं जनता का शासन।
अब सबसे पहले हम देखते हैं कि राजतंत्र क्या है। प्राचीन समय के अंदर हम देखते हैं कि राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। ठीक है, किसका शासन? राजाओं का। ठीक है, या फिर किसी एक व्यक्ति का शासन, अधिनायक का। एक व्यक्ति जो है उनके अंदर सर्वे सर्वा हो, उसी का जो है सब कहा माने, और वो किस प्रकार के जो भी उसके आदेश हो, बिना किसी विधान के, किसी संविधान के बिना, किसी के भय के बिना, किसी का उसके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं। तो इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था होती है वो तो क्या कहलाती है? राजतंत्र। जैसा भारत में या राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान का नाम ही राजस्थान राजाओं के स्थान से, राजाओं के निवास स्थान से बना है, तो हम उसको देख सकते हैं कि जहां पर राजाओं का स्थान या राजाओं का जो शासन होता था वो व्यवस्था कौन सी थी? राजतंत्र। इसमें कुल मिलाकर कितने व्यक्तियों का शासन? एक व्यक्ति का शासन। ठीक है, इसके बाद आता है कुलीन तंत्र या वरिष्ठों का शासन, या जो अच्छे कुल वाले लोग होते हैं उनका शासन। देखिए किस प्रकार, इसमें कुछ लोग होते हैं या तो वो आर्थिक रूप से सक्षम हो या फिर शारीरिक रूप से वो लोग क्या हो? बलिष्ठ हो। तो ऐसे कुछ लोगों का शासन। कुछ लोगों का शासन। अब ये कुछ लोग किस प्रकार के हो सकते हैं? या तो ये आर्थिक दृष्टि से मजबूत होंगे, या फिर शारीरिक रूप से, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहानी यहाँ पर हो गई। या तो आर्थिक रूप से, जिनके पास पैसा हो, किसी लोगों को नियंत्रण में रखे, या फिर लकड़ी के दम पे, या फिर अपने भुजबल के दम पे। और तीसरा होता है जनता का शासन, मतलब जन सामान्य का शासन। सभी का शासन। ठीक है, वर्तमान के अंदर भारत में हम प्राचीन समय को देखते हैं तो उसके अंदर किसका शासन था? राजाओं का। एक प्रकार से राजतंत्रात्मक व्यवस्था। ठीक है, बाद के अंदर बाहरी आक्रांता यहाँ पर आते हैं या फिर अंग्रेजों का यहाँ पर शासन होता है, तो कुछ लोग जो श्रेष्ठ होते हैं या कुछ लोग कुलीन होते हैं, किसी भी प्रकार से सक्षम होते हैं, उनका शासन आंशिक रूप से हम देख सकते हैं। और वर्तमान समय के अंदर स्वतंत्रता के बाद से हमने कौन सा शासन को अपनाया? लोकतंत्र को अपनाया। इसको क्यों अपनाया? देखिए, राजतंत्र होता है राजा निरंकुश हो सकता है, उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं होता। जिस प्रकार अंकुश होता है, जैसे हाथी को नियंत्रण करने के लिए लोहे का जो हथियार होता है उसे अंकुश कहते हैं, तो वैसे राजा को नियंत्रण से बाहर था। ठीक है, उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं। राजा ने किसी को, अगर किसी कितना ही बड़ा अपराध किया, उसकी सजा माफ भी कर सकता था और निरपराध व्यक्ति को भी सजा दे सकता था। तो ऐसी जो शासन व्यवस्था थी किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। मतलब ये क्या हो गई? एक प्रकार से नकारात्मक होगी। ठीक है, इसलिए हमने इस व्यवस्था को नहीं अपनाया। कुलीन तंत्र जो है वो भी कुछ लोगों का शासन है, इसमें पूरे लोगों की सहभागिता ही नहीं है। ठीक है, और अगर सहभागिता नहीं है तो एक दूसरे के प्रति उसके अंदर सद्भावना भी नहीं रहेगी, या जो विश्वास है वो नहीं रहेगा, तो इसको भी क्या कर दिया? नकार दिया। और अंतिम रूप से कौन सा शासन व्यवस्था अपनाई? लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या होता है? सभी लोगों का इसमें क्या होता है? शासन होता है। इसके बाद देखिए, हमने ये थोड़ा सा हमने अलग हटके लिया। लोकतंत्र का जो पार्ट था हम उसको थोड़ा सा देखते हैं कि लोकतंत्र चल क्या रहा था हमारे, या लोकतंत्र में होता क्या है। देखिए, लोकतंत्र जो शब्द है, इससे पहले वाली जो हमने स्लाइड देखी, ये वाली, इसी को हम थोड़ा सा शॉर्ट रूप में या चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि क्या है लोकतंत्र जो है। इसका अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? डेमोक्रेसी। ठीक है, और डेमोक्रेसी कौन दो शब्दों से बना है? डेमोस और क्रेटिया से। कौन सी भाषा के हैं? ग्रीक या यूनानी। ठीक है, अब इसमें डेमो जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? जनता या भीड़। और क्रेटिया जो शब्द है इसका मतलब क्या हो गया? शक्ति या शासन। ठीक है, जनता की शक्ति दोनों को सम्मिलित रूप से किया हमने, डेमोस और क्रेटिया। इसका मतलब क्या निकला? जनता की शक्ति। और इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी का जो अर्थ है या डेमोक्रेसी का जो तात्पर्य है वो क्या है? जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र। ठीक है, जिस व्यवस्था से
निवासियों के ऊपर या उस देश की सीमाओं में रहने वाले लोगों के ऊपर या उस देश का कानून संचालन किस माध्यम से करना है, वो प्रणाली कौन सी होगी, यहाँ पर जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र वाली प्रणाली होगी। अब इसके आगे देखो कि जो लोकतंत्र है क्या उसका अर्थ जो हमने लिया वही है या इसके अन्य अर्थ भी निहित है, तो एक बार हम इसको संदर्भ में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए डेमोक्रेसी में निम्न जो है अंतर संबंधित अर्थ निहित है। इसके डेमोक्रेसी जो शब्द है उसका हमने एक अर्थ तो देखा ही अभी कि जनता की शक्ति के ऊपर आधारित शासन तंत्र, लेकिन उसके कुछ अन्य अर्थ भी हो सकते हैं जो इसके अंदर निहित हैं। वो क्या है, एक निर्णय लेने की विधि है, क्या चीज, लोकतंत्र। दूसरा इसका जो अन्य अर्थ लिया जा सकता है वो क्या है, एक निर्णय लेने के सिद्धांत का एक समूह है। कोई भी निर्णय लेने का सिद्धांत है उसका क्या है, ये एक प्रकार से समूह है। और तीसरा क्या है, यह आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है। ठीक है, इसके अंदर टारगेट, इस प्रकार से हम किसी भी चीज को आदर्श लेते हैं कि हमारा कोई भी टारगेट हो सकता है तो उच्च स्तर का लेते हैं, तो उस प्रकार की जो एक आदर्शात्मक परिस्थिति है या आदर्शात्मक जो मूल्य हैं उनसे संबंधित एक प्रकार की क्या है, ये अवधारणा है। यद्यपि आधुनिक काल में लोकतंत्र को केवल शासन का एक रूप ही माना जाता है। क्या माना जाता है इसको, केवल लोकतंत्र को एक प्रकार से शासन का एक रूप माना जाता है। बर्न्स ने जो इसकी परिभाषा दी है वो क्या कहते हैं बर्न्स, कि लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं। इसको हम शासन के रूप में ले सकते हैं, एक प्रकार के निर्णय लेने की विधि के रूप में भी ले सकते हैं, सिद्धांतों के समूह के रूप में भी ले सकते हैं, आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा के रूप में भी ले सकते हैं, और अन्य प्रकार के भी इसके अर्थ जो है लोकतंत्र के हम ले सकते हैं। और इनके साथ इनके क्या जुड़ा हुआ है, भावनात्मक अर्थ जुड़ा हुआ है। सभी से इसकी क्या है, भावनाएं जुड़ी हुई है। लोकतंत्र के अन्य अर्थ कुछ विद्वानों की जो दृष्टि है उसके अंदर दिए हुए हैं कि कौन कौन से विद्वान लोकतंत्र को क्या मानते हैं, एक बार हम उसके बारे में देख लेते हैं। लोकतंत्र का जो कुछ इस तरह अर्थ दे रखे हैं, विचार दे रखे हैं कि कौन कौन से विचार जो है लोकतंत्र को किस किस प्रकार से जो है परिभाषित करते हैं या क्या अर्थ लेते हैं। देखिए एक विद्वान है प्रिक्लिस, ठीक है, प्रिक्लिस कहते हैं कि ऐसी सरकार जिसमें जनता शक्तिशाली हो। ठीक है, लोकतंत्र का एक प्रकार से अर्थ प्रिक्लिस के अनुसार क्या लिया जा सकता है, ऐसी सरकार जिसके अंदर शक्तिशाली कौन हो, जनता। ठीक है, दूसरा अरस्तु कहते हैं कि इसमें बहुतों का शासन होता है, ना तो राजतंत्र के जैसे एक व्यक्ति का शासन, ना कुलतंत्र के जैसे कुछ लोगों का शासन या वरिष्ठों का शासन, जबकि इसमें किसका शासन है, बहुतों का, सभी लोगों का शासन है इसके अंदर। अब्राहम लिंकन जो सबसे चर्चित परिभाषा है, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, जनता खुद शासन करेगी, जनता के लिए करेगी और जनता के द्वारा ही ये शासन किया जाएगा। जनता अपने में से किसी एक व्यक्ति का चयन करेगी, प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है, मतदान के माध्यम से हो सकता है, और उसके आधार पर क्या किया जाएगा, शासन किया जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जिससे जनता की सहभागिता हो। लोकतंत्र एक इस प्रकार की अवधारणा है, या लोकतंत्र का अर्थ सीले के अनुसार क्या है, इसमें जनता की सहभागिता हो, पूरी जनता जो है वो सहभागी रूप से। हम देखते हैं वर्तमान के अंदर लोकतंत्र है हमारे यहाँ पे, तो सभी लोग जो है अपने अपने मतदान का प्रयोग करते हैं और किसी एक व्यक्ति का चयन करते हैं और वो विधानसभा में या संसद के अंदर जो है उनका प्रतिनिधित्व करता है। इसी प्रकार ब्राइस क्या कहते हैं कि राज्य की शासन शक्ति समुदाय में एक संविष्ट के रूप में निहित होती है, मतलब सभी लोगों के अंदर निहित होती है, ऐसा कौन कहते हैं, ब्राइस कहते हैं। तो मित्रों इसके बाद जो हम पढ़ेंगे इसके लोकतंत्र के प्रकार, किन किन रूपों के अंदर हम इसको ले सकते हैं। सामाजिक लोकतंत्र हो गया, नैतिक लोकतंत्र हो गया, आर्थिक लोकतंत्र हो गया और राजनीतिक लोकतंत्र हो गया। इनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। धन्यवाद।